हेलो एवरीवन। हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2019 के प्रीलिम्स पेपर डिस्कस कर रहे थे एंड दिस इज पार्ट 2 ऑफ द डिस्कशन। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें प्रीलिम्स एग्जाम में हमें याद रखनी होती है एंड दिस वीडियो विल बी अ लिटिल बिट ऑफ कंपाइलेशन ऑफ ऑल द थिंग्स हम पेपर पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 to 40 विल डिस्कस एंड सम ऑफ द थिंग्स जो हमें याद रखनी पड़ती है प्रीलिम्स एग्जाम में, बिकॉज इफ़ यू आर गिविंग द प्रीलिम्स फॉर द फर्स्ट टाइम, एग्जाम हॉल का सिचुएशन इज़ वेरी डिफरेंट एंड बहुत सारी चीज़ें हमें बिल्कुल ज़रूरी होती है वो याद करना, क्योंकि वो प्रेशर जो होता है वो इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम आप घर पे बनाओ या आप टेस्ट सीरीज ले लो। एनीथिंग दैट प्रेशर ऑफ द एग्जाम हॉल इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम जो आप एक्सपीरियंस करोगे जब आप टेस्ट लिख रहे हो अभी। तो अगर सो देर आर सम थिंग्स जो मुझे लगा बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट इज़ रियली वर्किंग बिकॉज मैंने अगर फिल्म्स निकाला है तो फिर उसमें इसका बहुत बड़ा हाथ था कि ये सारी चीज़ें लाइक आई हैड वर्कड अपॉन एंड ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ही नेग्लेक्ट कर दी जाती है। वी थिंक इट इज़ लाइक सिर्फ बोलने की बातें हैं, पर इट इज़ नॉट, एक्चुअली इट इज़ वेरी नेसेसरी। फर्स्ट थिंग इज बी काम। आई ऑलवेज से कोई भी कैसा भी पेपर हो, इधर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट और वेरी इजी, यू हैव टू बी काम बिकॉज आपने बहुत तैयारी करके आप आए हैं यहाँ पे एंड no matter whatever be the question, no matter whatever amount of difficulty it is there in the question paper, आपको बहुत ही ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो आपको नहीं आते हैं, तो इट इज़ फाइन, एवरीबडी इज फेसिंग द सेम डिफिकल्टी। सभी लोग आपके अगल बगल जितने भी लोग हैं वो सेम डिफिकल्टी फेस करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। अगर आपने ठीक से तैयारी की है, अगर आपने बहुत शिद्दत से पढ़ाई की है, तो फिर इट इज़ फाइन कि देर देर विल बी सम टाइम्स कि आपको जैसे आप जैसे कि वो 4 सेट्स होते हैं ABCD, मे बी इट हैपन्स कि आप आपका जो एरिया थोड़ा सा या फिर जो क्वेश्चन का सेट जो बहुत डिफिकल्ट है वो आपको पहले मिला हो, या जैसे 1 to 25 के सेट्स में होते हैं। तो इफ 25 अगर 1 से 25 तक के क्वेश्चन जो हैं वो आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहे हैं, तो देर मे बी सम क्वेश्चन जो इजी हो। सो यू डोंट नीड टू पैनिक इन एनी केस, यू हैव टू बी काम एंड कामनेस बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है। बिकॉज इफ यू पैनिक तो आपको जो चीज़ें आती हैं आप वहाँ पे भी नहीं सही कर पाएंगे। एंड मोर ओवर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे आपको प्रैक्टिकली सोचना होता है, जहाँ पे आपको कॉमन सेंस लगाना होता है। सो यू हैव टू बी काम इन ऑर्डर कि आपका जो आपके जो नर्व्स है वो कंट्रोल में रहे एंड यू थिंक प्रॉपरली। द नेक्स्ट थिंग इज रीड द क्वेश्चंस कामली। समटाइम्स वी हम हमें लगता है कि कुछ वर्ड्स हम देख लेते हैं क्वेश्चंस के एंड वी फील कि वी डोंट नो द क्वेश्चन, बट एक्चुअली रीडिंग द क्वेश्चन गिव्स अस अ क्लियर इनसाइट कि हमें पूछा क्या जा रहा है, जो हम सोच रहे हैं कि जो हमें नहीं पता है क्या वो पूछा जा रहा है, या फिर ये एक सिंपल एक कॉमन सेंस और लॉजिकल रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। सो रीडिंग द क्वेश्चंस कामली इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। ऑल्सो द थर्ड थिंग इज रीड ऑल द ऑप्शंस, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार ऐसा होता है कि इफ A B C गिव्स अ प्रॉपर अप्रोप्रिएट जस्टिफिकेशन टू द आंसर, जो पूछा गया है वो C तक में है, पर D इज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द C। जो जैसे कि लेट सपोज एक कोई क्वेश्चन है जिसमें एक मीनिंग पूछा गया है ऑफ अ वर्ड, तो A एंड B आपको पता है वो गलत है, पर C एक आपको डेफिनेशन दे रहा है सही। तो यू गो एंड अब आप हेस्टी डिसीजंस में हो सकता है आप C टिक कर दो, पर मे बी डी जो हो वो डी एक ऑल कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस हो उस वर्ड का, तो हम जल्दी जल्दी में सी टिक कर देंगे एंड वील मिस आउट डी। एंड वो ऑप्शंस प्लेस भी ऐसे किए जाते हैं कि वो डी में रहे, ताकि यू फॉल्ट आप वहां पे आप फंसो जहां पे यूपीएससी ट्रैप्स लगाए हैं। तो यू डोंट नीड टू डू दैट, यू हैव टू रीड ऑल द ऑप्शंस अनबायसली। The next thing is underline, when you have read all these, you have to underline the important terms कि क्या बोला गया है। कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है पॉलिटी वाले क्वेश्चंस में, कई बार होता है कि इट इज सेड, इट इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक्ट में है। सो ये सारी चीजें पे ही आपको आपको ट्रैप्स लगाता है यूपीएससी पॉलिटी के क्वेश्चंस में। यू हैव टू स्पेशल फोकस आपको इन सब चीजों पे करना है कि कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशनली लिखा गया है, इट इज फाउंड इन द एक्ट लिखा गया है, या फिर ऐसा कोई क्वेश्चन इसमें नॉट फाउंड है और आप कहीं फाउंड करके नहीं आ जाओ, या करेक्ट इनकरेक्ट का होता है कि अब तो लाइक इट वो बोल्ड में लिख देते हैं, but still you have to like underline and encircle कर दीजिए आप at least if it is written correct incorrect। then the next important thing is strike the most adverse option। see, ये थोड़ा सा रिवर्स जाता है, रिवर्स इन सेंस कि हम लोग पहले सही आंसर ढूंढते हैं कि अच्छा मुझे मुझे ये पता है ये क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या होगा, पर आई गो ऑन द रिवर्स कि मुझे डेफिनेटली पता है कि ये तो ऑप्शंस नहीं ही होंगे,
इन एनी केस ये सारे ऑप्शंस नहीं होंगे, ये आपके लॉजिकल रीजनिंग, आपका प्रीवियस नॉलेज जो आपने पढ़ा है, आपका एक्सपीरियंस, एवरीथिंग, और उन सब का कल्मिनेशन से यू फाइंड आउट कि विच इज द मोस्ट एडवर्स ऑप्शन विच इज 100% रॉन्ग। उसको आप पहले स्ट्राइक ऑफ कर दीजिए एंड देन विच इज लेफ्ट आप उसमें डिसाइड करिए कि इसमें से क्या होगा। नेक्स्ट इज ऑल्सो थिंक प्रैक्टिकली। सम ऑफ द क्वेश्चंस, आई वुड से मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस के ऑप्शंस जो हैं वो ऑप्शंस इजीली एलिमिनेट हो जाएंगे अगर आप प्रैक्टिकली सोचेंगे किसी चीज़ों को। यू नीड नॉट रिमेंबर एवरीथिंग विच यू हैव रेड, यू नीड नॉट रीड एवरी बुक जो आपके अगल बगल आता हो या आपने सुना हो, सुन रखा हो कहीं पे, यहाँ पे आपने देखा हो। इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि आप सब कुछ पढ़ पढ़ के सब कुछ याद करके आए। पर आपको जो पता है, आपने जितना विजडम गेन किया है इतनी पढ़ाई इतनी मेहनत में, उस उससे जो आपने प्रैक्टिकल लाइफ और प्रैक्टिकल माइंडसेट डेवलप किया है, with that also you can like eliminate the options and you can come to the correct जो option है उस पे। so this is also very important to think practically। हम ये सारी चीजें अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चन पेपर में when we'll be discussing today's question paper। also this is one of the most important thing which I say, like UPSC tests you on what you know and how well you know it। यूपीएससी को ये उतना नहीं देखना है कि आपको क्या नहीं आता है, क्या चीजें नहीं आती है, बिकॉज एवरीबडी इज ए ह्यूमन बींग। ऐसा नहीं हुआ कि मुझे सब कुछ आ जाएगा, मैं पूरी लक्ष्मीकांत फुल वर्ड टू वर्ड मुझे याद होगा, या फिर कोई भी ऐसी बुक, वो 4-5 किताबें हैं या फिर मेंस के जितने भी किताबें हैं मुझे सब कुछ याद होगा, सारे टॉपिक सब कुछ क्लियर होगा, तब जाकर के मैं एग्जाम लिखूंगी या लिखूंगा। एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। ये कभी नहीं होने वाला है कि आपको सारे करंट अफेयर्स पता हो, आपने जितना सोचा हो कि मुझे ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेनी है। अगर आपका लिमिटेड सोर्सेज है तो आप कंप्लीट करने का आपका चांसेस बढ़ जाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि जितनी सारी किताबें, 20 किताबें, मैं 20 किताबें शुरू से लेकर अंत तक मैं सब कुछ रट के चली जाऊंगी, चले जाऊंगा, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। एंड इससे आपको कॉन्फिडेंस भी नहीं होगा, बिकॉज देखिए, अगर आप पांच पांच किताबें हैं या पांच आपने बुक्स, कॉपीज, नोट्स बनाए हैं, तो इफ यू से कि मैं इतने ही पढ़ के जाऊंगा या जाऊंगी एग्जाम हॉल में, तो भले इन पांचों से क्वेश्चन नहीं आए पर आपको एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैंने जितना सोचा था मैंने उतना तो पढ़ लिया एटलीस्ट। तो आप अब नेक्स्ट आप उसके ऊपर अगर क्वेश्चंस आते हैं तो यू विल फील कि मैंने जितना पढ़ा था मुझे उतना याद है। अब अगर इसके ऊपर अगर कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो वी हैव टू सॉल्व विथ प्रैक्टिकल माइंडसेट। सो आपको जितना पता है आपको उतना सही पता होना चाहिए, उतना अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। रादर देन नोइंग एवरीथिंग, यू फोकस ऑन व्हाट यू नो, एंड दिस विल बी योर आर्मर, कि आपको जो चीजें पता है वो बहुत अच्छे तरीके से पता है। Next is also it, see UPSC tricks you for having parochial mindset। अब we need to have dynamism। जैसे कि अगर आप मेंस में भी देखें, यू नीड टू हैव अ डायनामिक माइंडसेट। यू कैन नॉट थिंक इन वन डायरेक्शन, यू कैन नॉट हैव अ पेरोकियल माइंडसेट कि मुझे सिर्फ एक डायमेंशन पता है, या फिर मैं किसी बस एक चीजों के संकुचित हमारा विचार नहीं होना चाहिए। वी हैव टू हैव अ वेरी ब्रॉड एंड वेरी डायनामिक माइंडसेट, क्योंकि सी at last we have to be like policy makers। we have to serve the nation। और अगर हम इस तरीके से सिर्फ एक संकुचित सोच पे अगर हम रहे तो विल नॉट बी एबल टू सर्व द कंट्री वेल। and you're going for public services, you need to have a great and broad dynamic mindset। so this is what, if you are having a parochial mindset, it will trick you, और वो वहीं पे ट्रैप्स लगाते हैं। अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में कि हाउ इट इज ट्रिकिंग अस। वो हमारे ट्रैप्स वहीं पे लगाते हैं जहाँ पैरोकियल माइंडसेट जहाँ पे होता है, वो उसी तरीके के माइंडसेट्स वाले ऑप्शंस में वो ट्रिक लगाते हैं। एंड इट इज प्रमोटिंग अस कि आप इस चीज़ों पे मत फंसिए। ठीक है। सो नेक्स्ट इज मेथड्स। सी क्या क्या मेथड्स होते हैं अगर हम लोग थोड़ा क्वेश्चन पेपर के हिसाब से चले, तो जनरली रॉन्ग वी आर टॉकिंग अबाउट, जनरली मिनिस्ट्रीज गलत होते हैं। जनरली स्टेडीली इंक्रीज, स्टेडीली डिक्रीज। स्टेडीली मीन्स कि आपका बढ़ रहा है हमेशा या फिर घट रहा है हमेशा, तो ये हमेशा वाली चीजें हमेशा नहीं होती हैं, वी नो दैट। एंड ड्रास्टिकली इंक्रीज, ड्रास्टिकली डिक्रीज, दिस इज जनरली रॉन्ग। रॉन्ग कि कई बार होता है कि कुछ ऐसी चीजें जो ड्रास्टिकली हो रही हैं, ठीक है, तो आपको वहां पे अपना नॉलेज एंड प्रैक्टिकल माइंडसेट जो दोनों लगाने हैं। सो दीज मेथड्स वर्क ओनली इफ यू हैव अ, आपका एक कॉन्क्रीट बेस हो, आपने जो पढ़ा है, आपने जो समझा है, सीखा है, उसका कॉन्क्रीट बेस हो, एंड उसके ऊपर से आप ये मेथड्स लगाइएगा तो ही वो काम करेगा। इट इज नॉट गोइंग टू हैपन, ये मेथड्स आपके नॉलेज को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं एट एनी केस। इट इज नॉट गोइंग टू बी कि आप नहीं पढ़ करके आप ये सारे मेथड्स लगा लेंगे तो ये काम करेगा, ऐसा नहीं होगा।
ये मेथड्स लगाना सीखना आपको पढ़ करके ही आएगा। आप जितना ज़्यादा पढ़िएगा, जितने अच्छे तरीके से आपका जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर रहेंगे, उतने अच्छे से आप इन सबको यूज़ कर पाएँगे। बिकॉज़ ड्रास्टिकली कैन बी करेक्ट इन सम ऑफ द टाइम, जब आपको पता हो कि ये डेफिनिटली ये ड्रास्टिकली ही हो रहा है। देन वी आर टॉकिंग अबाउट कि जनरली इट इज़ रॉन्ग। फिर लीथल होता है, जनरली रॉन्ग होता है, ऑलवेज़, ये सारा। कंटेम्परेरी अगर दिया हो कि दिस इज़ द कंटेम्परेरी ऑफ दिस, तो दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। एंड एक्सट्रीम सेंटेंसेस, एक्सट्रीम, जैसे कि वील सी इन द क्वेश्चन पेपर हाउ एक्सट्रीम सेंटेंसेस दिस, जैसे कि ये इज ऑलवेज हैपनिंग, या फिर समथिंग जो इट इट दिस इज द ओनली थिंग विच हैपेंस। तो ये सारी एक्सट्रीम सेंटेंसेस हैं जो कि ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि ये सही हो। फिर जनरली करेक्ट कौन से होते हैं? कैन हो, मे बी, मे, मोर देन, लेस देन, ये सब जनरली करेक्ट होते हैं। माइल्ड स्टेटमेंट्स और एंडोर्स्ड वर्ड अगर कहीं पे हो, जैसे कि समथिंग एंडोर्स्ड दैट, तो फिर ये सारे जनरली करेक्ट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज फेवरेट टॉपिक्स। सो जैसे विजयनगर हो गए, लेक्स एंड वाटर बॉडीज, जैनिज्म, बुद्धिज्म, नेशनल पार्क्स एंड डीएनए आरएनए। सो दीज आर द थिंग्स जो कि बहुत ज़्यादा पसंद है यूपीएससी को। या सो नीलगिरी विल बी नॉट हेयर, नीलगिरी यहाँ पे नहीं होगी। अच्छा, सो या वेस्टर्न घाट्स एंड ऑल दीज, तो यहाँ पे भी सी की ये सारे टॉपिक्स है जो यूपीएससी के बहुत पसंद है। एंड यूपीएससी डज बहुत सारे क्वेश्चंस, अभी इस साल भी हम देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है जहाँ पे यूपीएससी इन्हीं सब पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड अगर ऑप्शंस में यू आर फाइंडिंग दीज, कि अगर ऑप्शंस में इन सब से रिलेटेड अगर कुछ है तो गो ऑन विद दिस। यू नीड नॉट, आपको होवर इधर करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि अगर आपको चारों ऑप्शंस में से अगर आपको इसमें से कुछ दिख जाता है तो यू कैन फेथफुली गो विथ दीज। ओके, सो विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चंस जो हमने लास्ट डिस्कस किया था 2019 का क्वेश्चन पेपर। सो दिस इज द क्वेश्चन पेपर, और हमने 20 तक डिस्कस कर लिया था। विल बी डिस्कसिंग नेक्स्ट 21 to 40। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स वाज डोमेस्टिकेटेड इन द न्यू वर्ल्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड इन द ओल्ड वर्ल्ड? तो देखिए, एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पेपर की क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, विल समवॉट की पता नहीं क्या है। सो यू नीड टू जस्ट काम डाउन एंड सी कि न्यू वर्ल्ड बोला गया है, इंट्रोड्यूस इन द ओल्ड वर्ल्ड, यानी कि न्यू वर्ल्ड विल बी, जैसे ओल्ड वर्ल्ड तो हमारा इंडिया हो जाएगा, and the new world will be like Americas and all those. So it was domesticated, which of the following groups of plants was domesticated in the new world and introduced in the old world? तो आप ओल्ड वर्ल्ड को इंडिया मान लीजिए, एंड ओल्ड आप सोचिए कि इंडिया में क्या क्या चीजें आई हैं बाहर से। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इफ वी रीड द इंडस वाली सिविलाइजेशन में हम लोग पढ़ते हैं कि कॉटन तो वहां पे था, कॉटन का वहां पे कपड़ा पाया गया था, तो कॉटन विल नॉट बी देयर, तो कॉटन वाला ऑप्शन हटा दीजिए। एंड वीट वाज आल्सो फाउंड, वीट और कुछ ऐसी चीजें पाई गई थी, पल्सेस पाए गए थे, तो वीट विल आल्सो नॉट बी देयर। कॉटन एंड वीट अगर आप हटा दे तो एक ही आपको ऑप्शन बचा, टोबैको, कोको एंड रबर। आई वाज नॉट नोइंग कि अगर टोबैको हो या नहीं हो, रबर हो या नहीं हो, कोको हो या नहीं, कोको तो चलिए ठीक है, इट मे बी, बट कॉफी एंड इफ यू गेटिंग, आपको क्या पता है? आपको कॉटन पता है? कॉटन डेफिनेटली नहीं, कॉटन था आपका पहले ओल्ड वर्ल्ड में, अगेन यहाँ पे कॉटन भी था, वीट भी था, तो ओल्ड वर्ल्ड में ये तीनों चीजें थी। ठीक है, तो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन सी। आपको जो पता है आपको उसको पहले आप हटा लीजिए, ये तीनों नहीं होने वाले हैं, एंड दिस इज द लेफ्ट वन ऑप्शन। द नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब देखिए यहाँ पे आपको कैसे रूल्स, हाउ रूल्स विल वर्क ओनली व्हेन यू हैव अ स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ नॉलेज। आपने जो पढ़ रखा है आपको बहुत क्लैरिटी है। देखिए यहाँ पे ओनली है, यहाँ पे ओनली है, यहाँ पे भी ओनली है। Yeah, so this is only, and this is also only, and this is also only, so how will you say? अब यहाँ पे only, अब तीनों करेक्ट इनकरेक्ट तो नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा। Aztec lion is naturally found in India only. Okay, we know कि जो गुजरात है, यहाँ पे जो गिर फॉरेस्ट है, यहीं पे आपका ईस्टिक लायन पाया जाता है, तो दिस इज करेक्ट। ठीक है, डबल हम्ड कैमल इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। अब देखिए तीनों ऑप्शन है, तो इस तरीके में होता है, अगर ओनली 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 तीन तरह के सिमिलर स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, जैसे नेचुरली फाउंड, नेचुरली फाउंड, नेचुरली फाउंड, तो तीनों करेक्ट होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है कि तीनों करेक्ट, ऐसा नहीं होगा तीनों करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी रॉन्ग, ये तो नहीं होने वाला डेफिनेटली। ठीक है, वन आपको पता है, वन डेफिनेटली होगा, तो या तो ए होगा या तो सी होगा, एंड टू तो नहीं होगा। सो वन हॉर्न राइनोसरस नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। सो वन हॉर्न राइनोसरस, राइनोसरस का जो रेंज एरिया है वो बहुत बड़ा है, लाइक साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया में आपका राइनोसरस पाए जाते हैं, अफ्रीका में पाए जाते हैं, तो ये वन हॉर्न राइनोसरस नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली इज लिटिल बिट ऑफ की
क्वेश्चनेबल है, सो इट माइट नॉट बी करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे ये इसका बहुत सारे कंट्रीज 1 हॉर्न राइनोसेरस पाए जाते हैं। सो दिस थर्ड इज गोइंग टू बी रॉन्ग, ओनली वन इज करेक्ट, ठीक है। डबल हॉर्न कैमल, इसको ये देखना ही नहीं है आपको, आपको वन पता है, आप वन से जाइए और आप छोड़ दीजिए, और फिर आपको बस थ्री चेक करना है। तो we'll consider कि अच्छा ठीक है, डबल हम्प्ड कैमल इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपके बहुत सारे और भी कंट्रीज है, जैसे कि सऊदी अरेबिया, जिब्बा, डेजर्ट कंट्रीज है। तो डेजर्ट कंट्रीज में यहाँ पे भी आपको डबल हम्प्ड कैमल पाए जा सकते हैं। इंडिया में भी नहीं पाए जाते हो, इंडिया में कम पाए जाते हो, समथिंग में भी, बट ऐसे ओनली इन इंडिया नहीं होता होगा। Okay, see again, यहाँ पे this is what I was talking about. Which of the following, which of the pairs given above are correctly matched? So देखिए, पहले ये जो 2019 का पेपर है, यहाँ पे आपके ये ऑप्शंस देते हैं 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 and 1, 2 and 3, पर अभी वो कर दिए हैं कि 1 only, 2 only, 3 only, none of the above ऐसे। तो ये वाला चीज तो ज्यादा डिफिकल्ट होता था, अभी वाला जो 1 only, 2 only is fine. I'll tell you how. See, क्योंकि क्योंकि ये जो तरीका है, देखिए यहाँ पे भी जैसे कि इफ वील सी कि हम्पी जो है मालप्रभा रिवर के नहीं है सामने, ये हम्पी जो है विजयनगर एम्पायर में काफी इंपॉर्टेंट ये नदी थी, ये प्लेस था। एंड सो नदी जो थी इसमें ये तुंगभद्रा रिवर थी। सो दिस इज, ये देखिए आपका विजयनगर एम्पायर से रिलेशन में आ चुका है, एंड वी हैव टू नो अबाउट हम्पी, ठीक है, तुंगभद्रा रिवर एंड ऑल दीज। सो दिस यू नो कि ये गलत है, ये मतलब कि ये थर्ड थर्ड नहीं होगा। अब थर्ड आप हटाइए, देखिए आपको तुरंत आ जाएगा ये। सो व्हाट आई एम सेइंग कि यू नीड टू नो कि व्हाट यू नो। आपको ये नहीं पता हो, ये नहीं पता हो, पर आपको ये देखना है कि आपने जो पढ़ा है वो आपको सही से पता है या नहीं। तो और ये भी देखिए, ये दिस इज तो चलिए ठीक है, विथ योर नॉलेज यू हैव फाइंड आउट, ठीक है। और आप क्या देखिएगा कि यहाँ पे जैसे कि आपका 1 and 2 यानी कि दो ऑप्शंस, टू ओनली। सो मैंने 2023 पेपर में डिस्कस किया था कि जब मैच वाले हो तो ज्यादा चांसेस है कि टू ओनली यानी कि दो ऑप्शंस सही हो, यानी कि ये दोनों सही होंगे और बाकी गलत होंगे, यानी कि अब 1 only, 2 only, 3 only, नन ऑफ द अबव में टू ओनली का ऑप्शन ज्यादा सही होने के चांसेस है, ठीक है। तो वो जो मैंने बताया 2023 पेपर में, वो इसी तरीके एनालिसिस से मैंने बताया था। ओके, so moving this, in a given year in India, official poverty lines are higher in some states than in other because, तो it is talking about कि official जो poverty lines है are higher in some states, ठीक है, and than the others because poverty rates vary from state to state। ऐसा तो नहीं है, poverty rate ही आपका अलग हो जाए state to state। तो यहाँ पे पॉवर्टी लाइन बोला गया है कि पॉवर्टी लाइन जो है वो किसी स्टेट में ज्यादा है। तो वी सी की लेट सपोज वी टेक टू सिटीज लाइक दिल्ली एंड बैंगलोर, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस कि यहाँ पे जो चीजों का जो प्राइस है और यहाँ पे चीजों का जो प्राइस है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे जो इंसान हो सकता है कि गरीबी रेखा से नीचे आ रहा हो, वो यहाँ पे गरीबी रेखा से नीचे नहीं आएगा। तो देयर मे बी समथिंग की जो प्राइस लेवल्स है वो स्टेट टू स्टेट वैरी करता है, क्योंकि यहाँ पे कमोडिटीज का प्राइस अलग होगा, यहाँ पे कमोडिटीज का प्राइस अलग होगा। सो दिस इज वाई की पॉवर्टी लाइन हर हर स्टेट में अलग अलग होते हैं, या फिर किसी में ज्यादा होते हैं, किसी में नहीं होते हैं, क्योंकि प्राइस लेवल जो होता है वो वेरी कर रहा होता है, rather than की poverty rates vary from state to state या फिर gross state product varies from state to state। It is not like that, quality of public distribution varies from state to, ये बातें सही हैं, पर ये आपका आपका official poverty lines अलग अलग होते हैं क्योंकि price level अलग अलग होते हैं। Okay, in context of which of the following do some scientists suggest that use of cirrus cloud thinning? Okay, this is very important, ये आपको कई बार पूछा गया है high clouds and low clouds के बारे में। सो आप ये देखिए, cirrus cloud thinning technique and injection of sulfate aerosols, तो ये तो environment का straight forward question है। and the question answer is creating the क्या होगा, let's see the options। creating the artificial rain in some regions, this is not correct। reducing the frequency and intensity of tropical cyclones, ऐसा नहीं है। frequency अब कैसे, आप cirrus cloud thinning करके आप frequency कैसे and reduce कैसे कर लीजिएगा tropical cyclones। then reducing the adverse effects of solar wind on earth and reducing global warming। cirrus cloud thinning से आपका क्या होता है कि आपका टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल में रहता है, सरफेस एयर वो जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है वो बाहर रिफ्लेक्ट हो जाता है। दैट इज वाई इट एज कि आपका रिड्यूस हो जाता है ग्लोबल वार्मिंग। एंड दिस इज सिंपल क्वेश्चन है। आप अगर एनवायरमेंट पढ़ेंगे तो यू विल फाइंड आउट कि ये सारी चीजें जो बहुत लाइक ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए ये सारे मेथड्स हैं। Okay, in context of which of the following one of the following terms
तो दिस इज द टर्म वाला चीज, एंड यहाँ पे पायरोलिसिस प्लाज्मा गैसिफिकेशन है. सो यू माइट हैव रेड अबाउट अभी, पर उस समय में शायद इतना ये फेमस नहीं था. दैट इज व्हाई दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड. एंड इफ अगर लोगों को पता भी होगा तो इट इज कि ये सारी ऑप्शंस नहीं है. एक्सट्रैक्शन ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स नहीं है, नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजीज नहीं है, हाइड्रोजन फ्यूल बेस नहीं है, ये सारे नहीं है. वेस्ट टू एनर्जी है, वेर यू आर कन्वर्टिंग द वेस्ट इन, आप जला रहे हैं वो उस वेस्ट को एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर पे, एंड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. सो दिस वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजी. एंड ऑल्सो अगर ये एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में ऐसे कुछ टर्म्स दिए हुए हैं एंड उसके बेसिस में कुछ पूछा जा रहा है, तो चांसेस है कि अगर आपका जैनिज्म बुद्धिज्म नहीं है, अगर आपका वाटर रिलेटेड नहीं है, मनी रिलेटेड नहीं है, तो इट मे बी ऑप्शन डी इज द चांसेस कि वो करेक्ट हो. ठीक है. Okay, the next is which of the following are in Agasthyamala Biosphere Reserve. So okay, see this is very important कि आपको ये पूछ रहा है कि इस Biosphere Reserve में क्या क्या है. तो हम देखते हैं कि क्या नहीं होगा पहले. ठीक है. So this is Kaval, and तो ये आपका आ गया तेलंगाना में, and this is not correct. Nagarjun Srislam, this is in Andhra Pradesh. तो ये तो नहीं होगा because Agasthyamala it may be there in तमिलनाडु केरला के बीच में ये पूरा बायोस्फीयर रिजर्व होगा, क्योंकि दिस इज अगस्त्यमलाई, मुदुमलाई, ये सारे जो नाम होते हैं वो तमिलनाडु केरला साइड में ही होते हैं. ठीक है. तो दिस वेरी हाई चांस कि ये आपका तमिलनाडु इलाका में है. एंड ऑल्सो बायोस्फीयर रिजर्व्स यू हैव टू कंप्लीट एंड गो, यू हैव टू, आप इतने बायोस्फीयर रिजर्व से आप पूरे अच्छे से उनका उनका जो एरिया है, कौन कौन से नेशनल पार्क उसमें आते हैं, सबको आप करके जाइए. All it is the favorite topic of UPSC. So this is not going to happen. और this is Papikonda sanctuaries. Again this is ये आपका वही आंध्र प्रदेश में आ रहा है. This is also not going to be correct. फिर यहाँ पे आपका है मुदुमलाई, सत्यमंगलम, वायनाड sanctuaries and साइलेंट वैली. ये सारे जो है ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में आते हैं. That is what I'm saying कि ये ऐसे डायरेक्टली पूछ रहे हैं वो आपको. ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में आएगा तो क्या बचा, यही बचा. And this is the correct answer. यू नो कि ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में आते हैं, ये आपको पता है. ये जैसे पापीकोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये तो काफी फेमस है. सो दिस इज कमिंग इन आंध्र प्रदेश. कवल कवल आपका टाइगर रिजर्व है. एंड नागार्जुन श्रीशैलम इज ऑल्सो टाइगर रिजर्व. जैसे यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है आई सपोज. सो दिस इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू बी. आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना एंड कर्नाटका इट्स हैपनिंग. There's Nilgiri, and this is the only option which is correct. So you have to read about the things जो यूपीएससी बता रही है कि हम इनसे क्वेश्चन पूछेंगे. वो पूछेंगे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व पे फिर से क्वेश्चन पूछेंगे. So you have to be prepared beforehand. This is what कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस से ये हमें पता चलता है. Okay, some of the species of turtles are herbivores. Some species बोला है, some, this is a mild statement, it may be correct. Yes, some species of fish are herbivores. Yeah, it is a mild statement. Some बोला है, not all बोला है, it is correct. Some species of marine animals are herbivores. Obviously, it is correct. And some species of snakes are viviparous. Obviously, it is correct. So this is 1, 2, 3 and 4. ठीक है. तो some बोला गया है, mild statements है, कुछ नहीं ऐसा which correct बोला गया है, तो it is fine कि all are बोला correct. आपको कुछ नहीं सोचना है कि some species में भी नहीं हो ऐसा. What is what it is asked कि some species, we might not know कि कौन कौन से species, but there are some species and there might be some species. Who knows the diversity, कितना ज़्यादा diverse हमारा wild lives है, we don't know. Okay, consider the following pairs. Now see, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ दिया गया है और नेचुरली फाउंड इन बोला गया है. ठीक है. दिस इज नेचुरली फाउंड इन. ब्लू फिन मशीर, यू डोंट नो कावेरी. वेरी गुड, वी डोंट नो कावेरी. ओके, इरावदी डॉल्फिन वी नो. चंबल रिवर में बिल्कुल नहीं है ये म्यांमार में पाया जाता है. इरावदी डॉल्फिन इट इज नॉट इन इंडिया. ये यहाँ पे नहीं पाया जाता. चंबल रिवर में बिल्कुल नहीं पाया जाता. वी नो टू इज डेफिनेटली रॉन्ग. टू इज डेफिनेटली रॉन्ग. ये हमें नहीं पता है कि नहीं है, पर ये तो हमें बिल्कुल पता है. इरावदी डॉल्फिन यहाँ नहीं पाया जाता है. इरावदी रिवर में आई थिंक पाया जाता है ये, या देयर इज अ रिवर इरावदी रिवर, उसमें पाया जाता है ये. सो टू इज नॉट गोइंग टू बी करेक्ट. टू इज नॉट करेक्ट. टू इज नॉट करेक्ट. सी दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि इट इज टेस्टिंग यू कि आपको क्या पता है और कितने अच्छे से पता है. सो 1 and 3 इज करेक्ट. अगेन यहाँ पे आपका रूल भी काम कर रहा है कि जैसे 3 ऑप्शंस है तो ओनली 2 ऑप्शंस आपके सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि ओनली 2 आपके सही होंगे. ठीक है. तो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट. यहाँ पे भी ओनली 2 ही सही है. ठीक है. Okay, why is there a great concern about microbeads that are released into environment? नाउ देखिए, आपको ये दिया हुआ है, बट यहाँ पे आपका है इन्वर्टेड कॉमर्स में एक टर्म दिया हुआ है, एंड यहाँ पे ऑप्शन अगर बाकी सारी चीजें नहीं है तो ऑप्शन डी होने का चांसेस ज्यादा है. पर ओके, यहाँ पे ऑप्शन आपका यहाँ पे आपका जो मेथड है वो यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, पर यहाँ पे आपको बोला गया है कि लाइक ऑप्शंस,
या सो यहाँ पे आपका मेथड नहीं काम कर रहा है एंड मेथड्स यहाँ फेल होते हैं, पर आपको यहाँ पे माइंडसेट आपको यूज करना है कि आपने क्या पढ़ा है, उसके बेस पे आपने जो अपना विजडम गेन किया है। विल सी कि यहाँ पे ऑप्शन डी नहीं जा रहा है, देयर आर फूड एडल्टरेंट्स यूज्ड, इट इज नॉट गोइंग टू बी हियर। पर यहाँ पे क्या होना चाहिए था, व्हाई इज देयर अ ग्रेट कंसर्न, यहाँ पे ग्रेट कंसर्न बोला जा रहा है, ठीक है। एंड वन ऑल्सो इम्पोर्टेंट थिंग, देखिए यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जैसे एग्जाम हॉल में है, आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे आपका मेथड नहीं काम कर रहा है। आप डायरेक्टली जाकर के डी नहीं आप कर सकते कि नहीं नहीं ऐसा तो हो गया है कि डी ही हमें हमें सोचना है पहले, हमने जो पढ़ा है उसके बेसिस पे हमें पहले सोचना है कि ये डी जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। सो व्हाट इट इज रिटन की माइक्रोबीट्स दैट आर रिलीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट, इट इज बीइंग रिलीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट। तो इट इज इफ इट इज बीइंग रिलीज इन द एनवायरनमेंट, या तो वो लैंड में रिलीज हो रहा होगा, या तो एयर में रिलीज हो रहा होगा, या तो वो पानी में रिलीज हो रहा होगा, कुछ इज समथिंग इज बीइंग रिलीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट। आई यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि रिलीज इन ये जो माइक्रोबीट्स है वो इन्वायरमेंट में रिलीज हो रहा है, तो या तो पानी, हवा, या तो जमीन, यही तीनों चीज में रिलीज हो रहा होगा। सो सी यहाँ बोला ग्रेट कंसर्न क्यों है, पर तो समथिंग मे बी कुछ वेस्ट प्रोडक्ट हो रहा होगा जो रिलीज हो रहा होगा, तभी वहां पे हो रहा है। लाइक समथिंग कि ऐसे कुछ इंडस्ट्रियल वेस्ट होगा, या फिर हवा में कुछ कुछ पॉल्यूटेंट्स होंगे, समथिंग लाइक दैट, वो रिलीज हो रहा होगा, एंड जिसकी वजह से कुछ इन्वायरमेंट को हार्म हो रहा होगा, ठीक है। सो माइक्रोबीट्स दे आर कंसिडर हार्मफुल फॉर मरीन इकोसिस्टम। तो ऐसा हो रहा होगा पानी में कुछ ऐसे जो पोल्यूटेंट्स है वो बह करके वो मरीन इकोसिस्टम को हार्म कर रहे होंगे, तो इनका चांसेस है, ठीक है। देखिए सोचना कैसा है वो इंपॉर्टेंट है, हाउ यू हैव टू थिंक ऑफ दीज थिंग्स। ऐसा इलॉजिकल हम नहीं लगा रहे माइंड सेट की कुछ भी सोच ले रहे हैं, कुछ भी इफ यू डोंट नो वी डोंट नो, वी नो वी नो, वैसा नहीं करना है। वी हैव टू थिंक कि क्या 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 रैशनल पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, ठीक है। दे आर कंसिडर्ड टू कॉज स्किन कैंसर इन चिल्ड्रन। देखिए स्किन कैंसर ओनली इन चिल्ड्रन थोड़ा सा स्पेसिफिक लग रहा है, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग सिर्फ व्हाई ओनली इन चिल्ड्रन, दिस इज लिटिल बिट ऑफ आई एम स्केप्टिकल अबाउट दिस। तो ये तो शायद इसका चांसेस इसका कम है कि ये पॉल्यूटेंट तो बात कर रहा है, पर इट इज सेइंग कि स्किन कैंसर इन चिल्ड्रन। नेक्स्ट इज दे आर स्मॉल इनफ टू बी अब्सॉर्ब्ड बाय क्रॉप प्लांट्स इन इरिगेटेड फील्ड्स। इट मे हैपन, क्यों ऐसा हो रहा होगा, क्योंकि ये जो है ये पॉल्यूटेंट के तरह ही बात कर रहा है कि पॉल्यूटेंट होगा, पर क्रॉप प्लांट्स इन इरिगेटेड फील्ड, हाउ इट इज गोइंग देयर, दैट इज ऑल्सो अ थिंग। कि आपको देखिए यहाँ पे आपको बोल रहा है कि अब मान लीजिए आपके जो घरों से गंदा पानी निकल रहा होगा वो नदियों में जा रहा होगा, नदियों में जा करके फिर वो मरीन इकोसिस्टम को हार्म कर रहा होगा, क्योंकि वो नदियां फिर समुद्र में मिल रही है। तो दिस इज बट दे आर सेइंग दे आर स्मॉल इनफ टू बी अब्सॉर्ब बाय क्रॉप प्लांट्स इन इरिगेटेड फील्ड्स। क्रॉप प्लांट जो है वो इरिगेटेड फील्ड में ही, सिर्फ इरिगेटेड फील्ड में, जो रेन फेड फील्ड में वहां पे नहीं जा रहे। देयर इज समथिंग विच इज नॉट करेक्ट अबाउट दीज। ये यहाँ पे पहुंच कैसे रहे, दिस इज ऑल्सो समथिंग। देन दे आर ऑफन फाउंड टू बी यूज एज फूड अडल्टरेंट्स। Why it is not released in the environment, it is not released in the environment, and how food adulterants कि ये बन नहीं रहा है कुछ। सो यू हैव टू थिंक अबाउट कि क्या हो सकता है, ये इन्वायरमेंट वाला में रिलीज ये तो नहीं होगा, सो डी इज नॉट गोइंग टू वर्क देयर, एंड ये सारे भी अप्रोप्रिएट नहीं लग रहे हैं। अगर हम देखें कि रिलीज इन्वायरमेंट के हिसाब से तो ए इज गोइंग टू बी गुड। देखिए थोड़ा हिंडसाइड बायस रहता है, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग द पेपर मच आफ्टर कि आपका क्वेश्चन आंसर सब कुछ रिलीज हो चुका है, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज हाउ यू हैव टू थिंक अबाउट कि ये सारी चीजें जो आपको दी हुई एग्जाम में, अब ये जो क्वेश्चन पूरा बनाया गया है ये कुछ ऐसे रैंडम नहीं बनाया गया, रिलीज इन एनवायरमेंट जानबूझकर डाला गया था ताकि आप सोच सको कि माइक्रोबीट्स क्या हो सकते हैं। ओके, सो दिस इज इम्पोर्टेंट। Okay, recently there was a growing awareness in our country about the importance of Himalayan nettle. Uh, okay, because you can read this what it is written, because it is found to be a sustainable source of, okay, it is said to be एक sustainable source है किसी चीज का, ठीक है। so यहाँ पे आपका inverted commas में नहीं है, पर it is saying कि there is something and what it is। तो यहाँ पे अगेन गोइंग विथ द कन्वेंशनल मेथड कि अ, अगर ये सबका कोई आइडिया नहीं लग रहा है कि क्या होना चाहिए, सस्टेनेबल सोर्स, एंटी मलेरियल ड्रग, वी डोंट नो, बट हिमालयन नेटल है समथिंग लाइक नेट समथिंग कुछ ऐसा बोला जा रहा है, पर वी आर नॉट वेरी मच श्योर कि क्या हो। एंटी मलेरियल ड्रग, बायोडीजल, पल्प फॉर पेपर इंडस्ट्री, इट मे बी एनीथिंग, और टेक्सटाइल फाइबर,
फ्रैंकली अगर हम देखें तो टेक्सटाइल फाइबर के बारे में तो हम सोचना थोड़ा सा सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नेट वगैरह समथिंग है, पर अदर वी आर नॉट वेरी मच श्योर। तो यहाँ पे रूल्स काम करेगा, पर क्योंकि यहाँ पे आपको जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं विच इज सम कम्प्लीटली डिफरेंट टू ईच अदर, एंड यहाँ पे इसका सस्टेनेबल ही बोला जा रहा है, मे बी बायोडीजल हो, मे बी पल्प और पेपर इंडस्ट्री हो, टेक्सटाइल फाइबर का चांसेस थोड़ा सा 50-50 टाइप something it is. So we need to go with the rules if you're going with the rules, otherwise if you're not knowing you should leave these types of question कि जहाँ पे कोई आइडिया नहीं मिल रहा है आपको। ओके, सो यहाँ पे आपका रूल्स तो काम करता है, पर आपको यू हैव टू बी श्योर ऑल्सो कि यहाँ पे आपका बिल्कुल ब्लाइंड रूल काम करेगा। Okay, now question number 32. For the measurement estimation of which of the following are satellite images remote sensing data used? तो यहाँ पे यूजेज की बात हो रहा है। यूजेज में जनरली सारे सही होने चाहिए, क्योंकि अगर आप देखिएगा अगर अगर मॉडरेट स्टेटमेंट है, माइल्ड स्टेटमेंट है, तो अगर आपको यूजेज में सब सही लग रहे हैं तो आप उसे गो फॉर ऑल। जैसे क्लोरोफिल कंटेंट इन द वेजिटेशन ऑफ स्पेसिफिक लोकेशन, ऑब्वियसली वी कैन डू क्लोर। अब डोंट थिंक कि बिल्कुल क्लोरोफिल आपको एक लीफ का क्लोरोफिल वो देख रहे हैं, दे नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, दे आर सेइंग कि क्लोरोफिल कंटेंट यानी कि एक बड़े से एरिया का वेजिटेशन में कितना ज्यादा क्लोरोफिल कंटेंट है, कि वो जगह जो वेजिटेशन है वो हरा भरा है या फिर पूरे सारे पत्ते सूखे हुए हैं, तो इट इज टॉकिंग अबाउट दैट। ओके, सो डोंट ओवर थिंक अबाउट दीज थिंग्स, ये जो है ये हो सकता है। देन अगेन ग्रीन हाउस गैस एमिशन फ्रॉम राइस पैडीज ऑफ अ स्पेसिफिक लोकेशन, ऑब्वियसली दे कैन ऑल्सो मॉनिटर की गैसेस का कौन सा एमिशन हो रहे हैं। Again, land surface temperatures of a specific location, obviously they can also do this. So you all three is fine and correct. Okay, with reference to states mentioned above, just Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Maharashtra, and Odisha, in terms of percentage of forest cover in of the total area of the state, which one of the following is correct as in ascending order? Okay, so यहाँ पे वो 2019 के हिसाब से जो फॉरेस्ट एरिया में था, तो इट इज टॉकिंग अबाउट दैट। अभी तो इट इज चेंज्ड, सो आप ये भी देख लीजिए कि फॉरेस्ट एरिया आपको पूछा जा रहा है एंड टोटल एरिया ऑफ द स्टेट, अगेन दीज आर द थिंग्स विच आर बीइंग आस्क्ड। तो आप फॉरेस्ट के बारे में, क्योंकि फॉरेस्ट वाला भी एग्जाम साथ में ही होता है, दिस इज द ओनली क्वेश्चन पेपर जो दोनों के ही होते हैं। सो यू नीड टू, आपको इन सब चीजों पे ध्यान देना है कि थोड़ा सा इन्वायरमेंट का वेटेज ज्यादा रहेगा इन सारे क्वेश्चंस में। Okay, which of the following statements are correct about the deposits of methane hydrate? Okay, we don't know about methane hydrate, it is fine and it is good. आपको नहीं पता, आप अनबायसली उसे पढ़ पाएंगे। ये बोले जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग माइट ये बिल्कुल कि आपको माइल्ड कर दिया स्टेटमेंट, माइट ट्रिगर द रिलीज ऑफ ग्लोबल मीथेन फ्रॉम दीज मीथेन गैस फ्रॉम दीज डिपॉजिट्स, ठीक है, इट इज फाइन, इट माइट डू, ऑब्वियसली इट माइट, क्योंकि मे बी जो मीथेन हाइड्रेट्स होंगे वो कहीं पे वो ग्लेशियर्स के नीचे होंगे या फिर पर्माफ्रॉस्ट के नीचे होंगे, तो इट माइट ग्लोबल वार्मिंग से सब कुछ पिघल जाएगा, तो मीथेन हाइड्रेट्स मे बी एक्सपोज हो जाए, मीथेन एटमॉस्फेयर में चला जाए, इट मे हैपन। नेक्स्ट इज लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ मीथेन हाइड्रेट आर फाउंड इन आर्कटिक टुंड्रा एंड अंडर द सी फ्लोर। तो डिपॉजिट्स ऑफ मीथेन हाइड्रेट अगर पाए गए हैं तो डिपॉजिट तो किसी के अंदर होंगे या फिर किसी लाइक अंडर अंडर द सी फ्लोर, समथिंग अंडर में होंगे, तो इट इज फाइन, इट माइट बी देयर। Next is methane in atmosphere oxidizes to carbon dioxide after a decade or two. Like methane has carbon and hydrogen and it may oxidize. Obviously, it will oxidize into carbon dioxide. तो carbon हट जाएगा आपका and मतलब methane से आपका CH से में आपका carbon आपका अलग हो जाएगा and it will form CO2 after a decade. It might be possible or it can happen. Methane आपका carbon dioxide में change हो जाए. It can happen. So this is also a mild statement. It can happen. So all the three options are correct. देखिए यहाँ पे रीजनिंग लगाना है, ये आपने शायद कहीं नहीं पढ़ा होगा एग्जैक्टली पर आपको यहाँ पे रीजनिंग लगा करके, सिर्फ CCAT में रीजनिंग नहीं लगता है, यहाँ पे भी आपका रीजनिंग लगता है एंड इसी तरह की रीजनिंग लगा के यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर्स। 35th वाला क्वेश्चन है कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर और डाइऑक्साइड, विच ऑफ द अबव आर रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ क्रॉप बायोमास रेसिड्यू। सो देखिए ये सभी रिलीज होते होंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता होगा, मीथेन होता होगा, ओजोन होता होगा, सल्फर होता होगा। ओके, सो डोंट थिंक कि पता नहीं ओजोन तो आपका स्ट्रेटोस्फेयर में बनता है, यहाँ पे रिलीज हो या नहीं हो, बट द थिंग इज कि किसी भी क्वांटिटी में होते होंगे, इट इज नॉट मेंशन अबाउट द क्वांटिटी, इट इज सेड कि रिलीज होते हैं कि नहीं होते हैं, तो इट माइट बी कि समथिंग माइट हैपनिंग, कुछ रिएक्शंस होते होंगे उसमें एंड ये सब कुछ रिलीज हो रहा होगा कम अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में, पर यहाँ पे हो रहा होगा। इट इज वेरी डिफिकल्ट कि कोई प्रूव कर दे कि नहीं ओजोन या सल्फर डाइऑक्साइड नहीं हो रहा है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव, क्योंकि किसी भी क्वांटिटी में माइन्यूटेस्ट क्वांटिटी में हो रहा होगा रिलीज, ठीक है। 36th is C. This is also very important. The Mediterranean Sea is also one of the favorite topics of UPSC. अगर कहीं पे भी ये दिख जाए आपको तो आप इसे बिल्कुल अच्छे से आप समझिए कि या तो ये गलत होगा,
ये दो ही ऑप्शन, नहीं गलत या सही होगा। पर या सी, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे जो जितने भी सीज है ना, ब्लैक सी ऑल्सो इज एन इम्पॉर्टेंट, कैस्पियन सी भी इंपॉर्टेंट है, एंड रेड सी भी इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली ये सारे सीज जितने भी यूपीएससी को बहुत पसंद है ना, उन्होंने डाल दिए हैं इसी में। What it is saying कि which of the following pairs are given above are correctly matched. So अच्छा ठीक है, यहाँ पे आपको पेयर्स बोला गया है कि कौन कौन से। मेडिटेरेनियन सी का अगर आपको याद है ठीक से, तो मेडिटेरेनियन सी मोरक्को, ये बिल्कुल ये सही बॉर्डरिंग कंट्री है, तो वील गो फॉर 4 इज करेक्ट। तो ये तो सही नहीं होगा, 2 इज गॉन। एंड सी रेड सी सीरिया इज नॉट करेक्ट, ठीक है, तो ये तो रेड सी तो सीरिया नहीं होगा, दिस इज रॉन्ग। 5 इज रॉन्ग, तो 2 एंड 5 ये गलत हो गए। आपका बचा 1 इज करेक्ट। सी इट इज सेइंग कि 1 इज करेक्ट एंड 4 is also correct. See, 4 is also correct. We are left with which option? 2 and 3. तो 2 and 3 में से हमें देखना है क्या सही है। 2 is saying Black Sea is Croatia and Caspian Sea is Kazakhstan. So Black Sea में क्रोएशिया नहीं आता है। क्रोएशिया अगेन आई थिंक सो मेडिटेरेनियन में ही आता है शायद। तो या ब्लैक सी इज नॉट देयर, तो दिस इज रॉन्ग। कैस्पियन सी, कैस्पियन सी में कजाकिस्तान है, तो दिस इज ऑप्शन नंबर बी। इट इज उतना भी डिफिकल्ट नहीं है ये सारे सीज के बॉर्डरिंग कंट्रीज याद करना। इट यू हैव टू डू दिस, क्योंकि ये पूछ रहे हैं वो कई बार, एंड इट इज बेटर कि आप सब कुछ याद कर लें, ये सारे सीज एटलीस्ट याद कर लें इनके जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं। Among the following, which one is the largest exporter of rice in the world in the last 5 years? तो ये तो बहुत बात हो रहा है कि इंडिया जो है एक तरह से ग्राउंड वाटर एक्सपोर्ट कर रहा है। हाउ ग्राउंड वाटर एक्सपोर्ट करने में सबसे ज्यादा ये कंट्रीब्यूट कर रहा है? बिकॉज वी आर एक्सपोर्टिंग राइस, बासमती राइस एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग। तो बासमती राइस को उगाने में बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है, तो वी आर एक्सपोर्टिंग, एक तरह से ग्राउंड वाटर भी हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो दिस इज कि ये तो बात इसी बारे में बात हो रही थी, दैट इज वाई इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। तो आप एक काम करिएगा कि जितने भी जो फूड प्रोडक्ट्स है, या फिर आप जो भी इंडिया एक्सपोर्ट करता है ना, तो इंडिया के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बारे में जो आप एक बार विकिपीडिया कर लीजिए एंड सी की व्हाट आर द थिंग्स जो इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, एंड इट इज हाईएस्ट या फिर लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है। और क्या दूसरी सारी चीजें जिसमें कि बाकी सारे कंट्रीज जो है वो टॉप लार्जेस्ट एक्सपोर्टर या इम्पोर्टर हैं या प्रोड्यूसर हैं, तो ये सब एक बार देख लीजिए आप, बिकॉज इट विल गिव यू अ क्लियर एनालिसिस कि आप कैसे चीज़ों को याद करना है और व्हाट आर द थिंग्स विच इज इम्पोर्टेंट। तो आपको ये पता चलेगा कि कैसे क्या क्या चीज़ें हैं जो हम इम्पोर्ट करते हैं, ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, तो वी नीड टू नो अबाउट दीज थिंग्स। नेक्स्ट इज 38, इट सेज ग्लेशियर एंड रिवर, ठीक है। तो या ओके, सो इट इज सेइंग कि दिस इज बांदरपूछ इज यमुना, बाराशिगरी इज चेनाब, मिलाम इज मंदाकिनी, सियाचिन इज नुब्रा एंड जेमू इज मनस। तो अगर आपको पता है या नहीं पता है, तो आप ये देखिए कि जैसे जेमू आपको ये पता होगा, बड़ा ग्लेशियर है, तो यहाँ से जेमू से ये मनस नहीं निकलती है। कैसे? देखिए, आपको ये तो याद करना पड़ेगा, ग्लेशियर्स एंड रिवर्स याद करने पड़ेंगे, क्योंकि इट इज ऑल्सो आस्किंग सम ऑफ द टाइम्स। तो आई थिंक तीस्ता निकलती है जेमू से, तो ये नॉर्थ ईस्ट है। अगेन आपको नॉर्थ ईस्ट तो आपको अच्छे से याद करना ही है, तो ये नॉर्थ ईस्ट वाला में आपको पता है कि जेमू जो ग्लेशियर है यहाँ से तीस्ता निकलती है, ठीक है। तो फिफ्थ तो नहीं होगा, तो यू गो कि आपको ये तो आप हटा दो, ठीक है। एंड सी यहाँ पे ऑल्सो वन ऑफ द थिंग कि अगर आपको इस नंबर के तरीके से दिए हुए हैं ना, नंबर करेक्टली मैच वाले नंबर दे दिए 1 2 and 4, 1 3 and 4, तो इसमें देखिए अगर अगर 5 है, तो इसमें से जैसे ये 5 इज ऑड, ठीक है, ऑड, तो वो ऑड नंबर्स में ऑड ही वाले सही होंगे, जैसे कि या तो 3 सही होगा या तो 1 सही होगा, तो पांचों सही हो जाएंगे। तो पांचों तो नहीं दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं 3, तो 3 3 के पैर वाले ज्यादा चांसेस ज्यादा है सही होने के, ठीक है। तो दिस वी हैव टू फिगर आउट। तो ये तो फिफ्थ तो इट इज रॉन्ग वी आर सेइंग, ठीक है। तो इट इज सेइंग, देखिए यहाँ पे बता रहा है कि जैसे कि मुझे मुझे लगा था कि यमुना जो है वो यमुनोत्री ग्लेशियर वी हैव रेड अबाउट, पर यहाँ पे कुछ और उन्होंने दिया हुआ है। तो उनको पता है कि आप यहाँ पे फॉल्टर करिएगा, आप इसको सोचिएगा ये गलत है, और आप कुछ और, या आप तो सी या तो डी मार्क करके आ जाइएगा। पर आपको अगर ये डेफिनेटली नहीं पता है, आपको ये डेफिनेटली पता है कि जेमो ग्लेशियर से ही आपको तीसरा निकलती है, ठीक है। तो आप ये नॉर्थ ईस्ट वाला आपको बिल्कुल लग रहा है कि ये तो बिल्कुल होना चाहिए, तो यू आर कटिंग दिस, बट यू आर सेइंग कि बांदर पूछ यहाँ बताया जा रहा है कि नहीं, इट इज करेक्ट, क्योंकि 1 1 दोनों में है एंड यहाँ भी 4 4 दोनों में है, सो इट इज प्लेसिंग द ऑप्शंस लाइक दिस, ठीक है। तो वी आर गोइंग कि 1 इज करेक्ट एंड 4 इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ पे आपको बचा है 2, बाराशिगरी इज चेनाब एंड मिलाम ग्लेशियर फॉर मंदाकिनी। तो दिस इज बाराशिगरी वाला, ये तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है,
एंड दिस इज 2 इज करेक्ट. ठीक है, तो ये आपका नॉलेज बेस पे आया था एंड दिस इज आपको आपका प्रीवियस क्वेश्चन एनालिसिस पे आया था. ठीक है, दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व. Next question is, in India, use of carbofuran, methylparthian, folate and trizophos is viewed with apprehension. देखिए, viewed with apprehension, आशंका से देखी जाती है इन सब चीजों को. क्यों? बिकॉज these chemicals are used in. क्यों आपको आप किसी चीज में यूज कर रहे हैं एंड आपको लग रहा है कि मे बी इससे कुछ हानि होगा या फिर इट विल बी बैड फॉर द हेल्थ ऑफ द पीपल और बैड फॉर द हेल्थ ऑफ द इकोसिस्टम और समथिंग, कि कुछ चीजें खराब हो सकती हैं. तो इट इज व्हाट पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर, प्रिजर्वेटिव्स इन फूड, प्रोसेस्ड फूड, फूड राइपनिंग एजेंट्स, मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स इन कॉस्मेटिक्स. तो अगर देखिए लार्जर पॉपुलेशन अगर हम देखें तो इट माइट हैपन कि या तो फूड राइपनिंग एजेंट्स होंगे या प्रिजर्वेटिव्स ऑन फूड होगा या फिर पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर होगा. पर मोर लाइक कि फोरेट, आपने फोरेट मैंने सुन रखा था क्योंकि ऐसे केमिकल्स या तो आपके इंटरनेशनली बैन किए जाते हैं कुछ, या फिर आपको कहीं पे न्यूज आता है कि इन सब चीजों से ये हो रहा है. तो समवेयर अदर आपने इन चारों पांचों में से कुछ तो पढ़ा होगा कहीं पे. पर अदरवाइज यहाँ पे रूल्स भी यहाँ पे काम नहीं कर रहे बिकॉज यहाँ पे आपको कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, डी होने का चांसेस ज्यादा है. पर लाइक फोकसिंग ऑन कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन को क्या इफेक्ट कर रहा होगा. प्रिजर्वेटिव फूड, प्रोसेस्ड फूड, तो प्रोसेस्ड फूड लाइक फिर भी कम लोग ले रहे हैं, पर एग्रीकल्चर पे तो बहुत सब लोग ही डिपेंडेंट है. तो चांसेस होगा कि अगर अगर इतना ज्यादा रिसर्च अगर हो रहा होगा कि इन सब चीजों का अप्रीहेंशन देखा जा रहा होगा, तो शायद हो सकता है पेस्टिसाइड्स वाले देखे जा रहे होंगे. दिस विल नॉट बी करेक्ट क्योंकि यहाँ पे कॉस्मेटिक इंडस्ट्री की बात हो रही है. कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में मेजोरिटी ऑफ द केमिकल्स वो थोड़े से मतलब लाइक ऑन द अदर साइड होते कि इन्वायरमेंट को हार्म कर रहे होते हैं एंड देयर इज समथिंग. बट यहाँ पे अगर अप्रीहेंशन के साथ देखा जा रहा होगा तो मे बी पेस्टिसाइड्स का चांसेस ज्यादा है. सी अदरवाइज थोड़ा अगर आपको नहीं बिल्कुल भी आइडिया है तो यू शुड लीव दीज, क्योंकि आपको इधर इधर यू नो, इधर यू कैन फिगर आउट और यू कांट फिगर आउट. तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस में आपको नहीं समझ में आ रहा तो यू कैन ऑब्वियसली लीव इट, आप इसे छोड़ दीजिए. देयर इज नो हार्म कि आपको सारे क्वेश्चंस 100 के 100 बनाने हैं. पर इफ यू आर नॉट नोइंग, अगर आपने चारों पांच में से कुछ सुन रखा है तो इट इज फाइन. Otherwise, you can obviously leave it. And this is 40. Under the Ramsar Convention, so we know about Ramsar Convention. It is mandatory on the part of the government of India to protect. It's mandatory नहीं कर सकता है ये, mandatory नहीं हो सकता है कुछ भी चीजें. तो it is saying कि mandatory on the part of the government of India to protect and conserve all the wetlands in territory of India. All the wetlands कैसे हो सकता है? आप खुद सोचिए कैसे कोई कोई गवर्नमेंट सारे वेटलैंड्स, आप तो ढूंढने में ही सारे गवर्नमेंट रिसोर्सेज खत्म कर दीजिएगा कि वेटलैंड ही ढूंढ रहे हैं. सो दिस इज नॉट प्रैक्टिकली करेक्ट, ये एकदम गलत है, वन गलत होगा. एंड इट इज आस्किंग करेक्ट, तो वन तो डेफिनेटली नहीं होगा. ठीक है, नाउ द वेटलैंड कंजर्वेशन, ओके इट इज सेइंग कि 3 इज डेफिनेटली करेक्ट. So 3 is definitely correct. क्या the wetland conservation management rules 2010 also encompass the drainage area or catchment region the wetlands as determined by the authority. Yeah, it is fine and it is mild and correct. The wetland conservation management rules 2010 were framed by the government of India based on the recommendation of Ramsar Convention. देखिए ऐसा नहीं होता, based on the convention नहीं होता है कि जो गवर्नमेंट है ये अपने अपने हिसाब से करती है, not on the recommendation of anything. वो उनसे इंस्पिरेशन ले सकती है, वो उनकी कुछ बातों को आप ले सकते हैं, पर उन्होंने जो रेकमेंड किया आप उसके बेसिस पे लॉ बनाएगा, बहुत कम चांसेस है. ये बिल्कुल सॉवरेनिटी का के खिलाफ हो जाता है कंट्री के. तो दिस माइट नॉट बी करेक्ट एंड ऐसा नहीं होता है. तो दिस इस तरह के रिकमेंडेशन ऑफ किसी एक्सटर्नल एजेंसी के रिकमेंडेशन या किसी एक्सटर्नल कन्वेंशन के रिकमेंडेशन से ऐसा किया हो, दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर इंडियन गवर्नमेंट या फिर किसी भी कंट्री गवर्नमेंट की. ये पॉसिबल नहीं होता है कि इस तरीके की चीजों को किया जाए. So yeah, two is also not correct. 3 is only which is mild and correct. ठीक है. So this is it. We'll do 40 से लेकर 60 तक in the next video. Till then, keep practicing and thank you.